हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुप्त कालीन संबंधित प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने गुप्त काल से संबंधित राज्य के बारे में पढ़ लिया था, सभी शासकों के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ लिया था। हमने देखा कि गुप्त काल में क्या थी धार्मिक स्थितियाँ। आज हम पढ़ेंगे गुप्त कालीन संबंधित प्रशासनिक इकाइयों के बारे में, जो गुप्त वंश के संबंध में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। इस काल में प्रशस्तिकारों ने अपने अपने संरक्षक शासकों की तुलना यम, कुबेर आदि देवताओं से किए। दोस्तों, हर राजा का एक प्रशस्तिकार होता था, जो अपने राजा के संबंध में, अपने राजा के प्रसंग में, अपने राजा की प्रशंसा में कुछ न कुछ लिखता रहता था। तो सभी प्रशस्तिकारों ने अपने अपने संरक्षक के बारे में, अपने अपने शासकों के बारे में कुछ ऐसा लिखा है कि उनके जो शासक थे वो देवताओं से संबंधित थे। ऐसा उन्होंने बताया। किसी ने यम से तुलना किया है, किसी ने कुबेर से तुलना किया है, तो किसी ने अग्नि, किसी ने सूर्य से तुलना किया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राजत्व दैवित्व उत्पत्ति का सिद्धांत इस काल में स्थापित हो चुका था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजा जो रहते थे वो देवताओं से या दैवी शक्ति से उत्पन्न होते थे। इसका सर्वप्रथम उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। मनुस्मृति में इस बात का निंदा की गई है कि राजा जो है दैविक शक्तियों से या दैवी सिद्धांतों से संबंधित थे। गुप्त शासक का केंद्र बिंदु राजा रहता था। गुप्त शासक का केंद्र जो था, जो भी शक्तियां थी वो राजा में निहित थी। गुप्त शासक महाधिराज और परम भट्टारक जैसी भारी भरकम उपाधि धारण करते थे। गुप्त शासक जो थे महाधिराज की उपाधि, परम भट्टारक, ऐसी और भी उपाधियाँ जो थी, भारी भरकम उपाधियाँ धारण करते थे। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होता था। इस मंत्री परिषद के सदस्य ज़्यादातर उच्च वर्ग के होते थे। दोस्तों, राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था और इस मंत्री परिषद के जो भी सदस्य रहते थे वो ज़्यादातर करके अधिकांश उच्च वर्ग के रहते थे, जिन्हें अमात्य कहा जाता था। मंत्री परिषद के सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। सामंतवाद का बीजारोपण इस काल में हो चुका था। दोस्तों, सामंतवाद का शुरुआत इस काल में हो चुका था, लेकिन सामंत शब्द का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ था। अधिकारियों के वंशानुगत होने की प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, अब अधिकारी जो हैं, पहले तो राजा वंशानुगत थे ही, लेकिन अब अधिकारी भी वंशानुगत हो गए थे। जैसे सामंत का राजा सामंत होता था, पुरोहित का राजा पुरोहित का संतान पुरोहित होता था और सामंत का संतान सामंत होता था। तो अधिकारियों के वंशानुगत होने का प्रमाण भी मिला है। दंड व्यवस्था काफ़ी उदार थी। दोस्तों, इस काल में दंड व्यवस्था, गुप्त वंश में दंड व्यवस्था काफ़ी उदार थी। किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। अगर कोई भी व्यक्ति बार बार गलती करता है तो उसकी जो सबसे बड़ी सज़ा होती थी, उसका दाहिना हाथ काट लिया जाता था, लेकिन मृत्यु दंड किसी को नहीं दिया जाता था। राजा का पद भी वंशानुगत था। राजा का पद भी वंशानुगत था, लेकिन ज्येष्ठाधिकार नहीं था। दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे राजा के 4 पुत्र हैं, तो जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वही राजा बनता था। लेकिन इस वंश में ज्येष्ठाधिकार नहीं था। ऐसा नहीं था कि बड़ा लड़का ही राजा बनेगा। ठीक दोस्तों, अब गुप्त काल की कुछ अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। जो इस समय अधिकारी हैं, उस तरह से उस गुप्त काल में भी अधिकारी होते थे, लेकिन उनके नाम जो है अलग अलग थे। अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ऐसे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लेता है कि सेनापति को गुप्त काल में क्या कहा जाता था, या दंडनायक जो है किसे कहा जाता था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कुमारामात्य या अमात्य, ये जो मंत्री परिषद के सदस्य थे उन्हें अमात्य कहते थे, लेकिन कहीं कहीं नाम जो है कुमारामात्य भी मिला है। ठीक है, तो ये उच्च पदाधिकारी होते थे। और महाबलाधिकृत मतलब सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था। जैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे अगर, तो महाबल का अधिकार जिसके पास रहता था वो सेनापति होता था। दंडनायक मतलब दंड देने वाला। दंडनायक, न्यायाधीश को दंडनायक कहा जाता था। न्यायाधीश ही दंड दे सकता है, वही सजा सुनाता था, इसलिए दंडनायक जो है न्यायाधीश को कहते थे। संधि विग्राहक युद्ध तथा संधि का मंत्री होता था। संधि विग्राहक जो होता था
युद्ध और संधि का मंत्री होता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दंडपाशिक कहते थे, जैसे इस समय IAS PCS के अधिकारी होते हैं या कमिश्नर का अधिकारी, तो वो दंडपाशिक होते थे जो पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी होता था। अब आगे देखते हैं सर्वाध्यक्ष। सर्वाध्यक्ष मतलब राज्यों के सभी केंद्रीय विभागों का अध्यक्ष। सर्वाध्यक्ष जिसके पास पूरा अधिकार हो, जो सब चीज़ों का अध्यक्ष हो, उसे सर्वाध्यक्ष कहा जाता था। जैसे राजा के सभी केंद्रीय विभागों का अध्यक्ष वो सर्वाध्यक्ष होता था। आगे देखते हैं महाभंडारगृह। महाभंडागरीकृत ये राजकीय कोष का प्रधान होता था। महाभंडारधिकृत ये राजकीय कोष का प्रधान होता था। और आगे देखते हैं महाअचपटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान होता था। महाअचपटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान होता था। इसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं महाप्रतिहार। महाप्रतिहार मुख्य सुरक्षा अधिकारी को महाप्रतिहार कहा जाता था। ध्रुवाधिकरण कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान होता था। जो कर वसूला जाता था उसका मेन अध्यक्ष होता था, उसे ध्रुवाधिकरण कहते थे। सेना के अश्वकर्ताओं की पूर्ति जो करता था उसे क्या कहते थे? रणभंडागरिक। रणभंडागरिक मतलब युद्ध के क्षेत्र में संबंधित जो भी सामान होते थे उन सामानों की पूर्ति करने वाले को रणभंडागरिक कहते थे, यानी सेना के आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति। पूर्वपाल। पूर्वपाल नगर का प्रधान अधिकारी को होता था। पूर्वपाल कौन होता था? नगर का प्रधान अधिकारी को पूर्वपाल कहते थे। अग्रहरिक किसे कहते थे? दान विभाग का अधिकारी होता था, उसे अग्रहरिक कहते थे। गणिका किसे कहा जाता था? तो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। इससे ये पता चलता है कि उस समय वेश्यावृत्ति प्रचलन में था। कुट्टिनी किसे कहते थे? कुट्टिनी वृद्ध वेश्या जो वेश्यावृत्त हो जाती थी उसे कुट्टिनी कहा जाता था। तो दोस्तों ये हो गया अधिकारियों का नाम। अब इसके आगे देखिए गुप्त काल का प्रशासनिक इकाइयों को देख लेते हैं। जैसे आजकल के गांव होते हैं उससे बड़ा तहसील होता है, फिर जिला होता है, फिर राज्य होता है, फिर देश होता है, उस तरह से तब भी थे। तो सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव थी। गांव को ग्राम कहा जाता था और वहाँ का जो प्रधान होता था उसे ग्रामपति और ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते थे उसे महत्तर कहते थे। तो सबसे छोटी इकाई कौन थी गुप्त वंश की? वो थी गांव। गांव को क्या कहते थे? ग्राम कहते थे। और ग्राम को देख रेख जो प्रधान होता था, प्रधानमंत्री प्रधान जो होता था उसे ग्रामपति कहते थे। और ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता था उसे महत्तर कहते थे। और उससे बड़े जो इकाई होती थी गांव से बड़ी पेठ जो है तहसील को पेठ कहा जाता था। और उसके अध्यक्ष को पेठ के अध्यक्ष को पेठपति कहते थे। तो तहसील को क्या कहते थे? पेठ, और इसके अध्यक्ष को पेठपति। इससे बड़ा जो प्रशासनिक इकाई था वो था जिला। जिला को विषय कहा जाता था और इसके प्रमुख को विषयपति कहते थे। जिला के जो प्रमुख होते थे जिला को विषय कहा जाता था। विषय का जो प्रमुख जो विषय को देख रेख करता था उसे विषयपति कहते थे। इसके बाद आता है प्रांतीय या राज्य। राज्य के अध्यक्ष को जो राज्य का देख रेख करता था उस अधिकारी को भुक्ति कहते थे। उस राज्य अधिकारी को भुक्ति कहा जाता था। और वो जो अधिकारी होता था वो ऊपरी होता था। बात है दोस्तों जो प्रांत होता था, जो राज्य कहे जाते थे प्रांत या राज्य, उसे उस समय भुक्ति कहा जाता था। प्रांत या राज्य को भुक्ति कहा जाता था और उसके देख रेख करने वाले को ऊपरी कहते थे। उसके देख रेख करने वाले को ऊपरी कहा जाता था। और सबसे बड़ा जो प्रशासनिक इकाई था, जो क्षेत्र था, उसे देश कहते थे। आज भी देश कहते हैं। और उसके देख रेख करने वाले को गोरना या गोपपति, कहीं कहीं नाम गोपपति मिलता है लेकिन गोरना इसे कहा जाता था। अधिकारियों का वेतन जो होता था नगद व भू राजस्व दोनों रूपों में दिया जाता था। ग्राम प्रशासन के लिए ग्राम पंचायत ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता था। ग्राम प्रशासन के देख रेख के लिए ग्राम पंचायत होता था जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते थे। इसके बाद आगे देखते हैं कर व्यवस्था के बारे में समझ लेते हैं। उस समय टैक्स कैसे थे, टैक्स कैसे वसूले जाते थे। तो भूमि कर को भाग बोला जाता था। यह 1/6 से लेकर 1/4 भाग होते थे। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हो गई।
गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हो गई, लेकिन वाणिज्य व्यापार संबंधी करों की संख्या में कमी आ गई। क्या हुआ कि गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हो गई, लेकिन वाणिज्य व्यापार संबंधी करों की संख्या में कमी आ गई। तो क्या होगा, व्यापार की वृद्धि हुई और कृषि जो है थोड़ा धीमा पड़ गया। अब आगे देखते हैं भोग कर। ये भोग कर क्या होते थे? राजा को रोज देने वाला कर को भोग कर कहा जाता था। उस कर में फल हो सकते थे, सब्जी हो सकती थी, ये अपनी इच्छा पे दिए जाते थे। जो भी उत्पादन हो अपनी इच्छा पे दिए जाते थे। अब अद्रिंग कर। अद्रिंग कर क्या होता था? अस्थायी काश्तकारों से ली जाने वाली कर थी। ये अस्थायी काश्तकारों से कर लिया जाता था। बलि कर, ये धार्मिक कर था। बलि कर जो था धर्म से संबंधित कर था। उसके बाद आता है अपरिक कर। अपरिक कर अस्थायी कृषकों द्वारा लिया जाने वाला कर था। अपरिक कर जो अस्थायी कृषक होते थे वो जो कर देते थे उसे अपरिक कर कहा जाता था। प्रत्याय भूतावाद कर। प्रत्याय भूतावाद कर क्या होता था? विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर प्रत्याय भूतावाद कर होता था। जो विदेशी वस्तुओं से जो आते थे, विदेशी वस्तु जो आते थे उस पर जो कर लगता था उसे भूतावाद कर कहते थे। इस काल में करों का भुगतान अन्न तथा नगद दोनों से किया जाता था। इस काल में करों का भुगतान अन्न तथा नगद दोनों से किया जाता था। अन्न को मेय कहा जाता था और नगद को हीरड़ कहा जाता था। दोस्तों ये जैसे हीरड़ एग्जाम्स में पूछ लेगा तो क्या कहा जाता था, तो कितने लोग हिरन पे ट्रिक लगा देंगे, लेकिन इसका मतलब होता है नगद। तो इन दोनों से होता था। ब्राह्मणों और मंदिरों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कर कहते थे। ब्राह्मणों और मंदिरों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कर कहा जाता था। कृषि लोगों को मुख्य व्यवसाय था। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। कृषि अधिकांश वर्षा पर निर्भर रहती थी। कृषि जो है सिंचाई का विशेष सुविधा नहीं था, इसलिए कृषि जो है अधिकांश वर्षा पर निर्भर रहती थी। उज्जैन सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र था। गुप्त वंश का सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। कायस्थ जो इस समय के श्रीवास्तव हैं वो कायस्थ वही कहे गए कायस्थ, और यानी श्रीवास्तव का जो शुरुआत हुआ, कायस्थों का जो शुरुआत हुआ गुप्त वंश से हुआ। और जाति के रूप में कायस्थों का वर्णन सर्वप्रथम ओसनम स्मृति से मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किससे मिलता है? याज्ञवल्क्यम स्मृति से। और कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जाति के रूप में कहाँ से मिलता है? ओसनम स्मृति से। ठीक दोस्तों, गुप्त वंश में भूमि जो है कई प्रकार के होते थे, तो उस भूमि के प्रकार को हम जान लेते हैं, किस प्रकार की भूमि को क्या नाम दिया गया था। तो एक तो था क्षेत्र, जो इस समय हम लोग खेत कहते हैं, वो क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जो खेती के लिए उपयोग होती थी। जो भूमि होती जो इसमें खेती होते थे उसे क्षेत्र कहा जाता था। और अगला क्या है? वास्तु। वास्तु भूमि मकान निर्माण के लिए होते थे। वास्तु भूमि जिस भूमि पर मकान निर्माण किया जाता था उसे वास्तु भूमि कहते थे। और जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खील कहते थे। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खील कहते थे, जैसे बंजर जमीन। ठीक, आगे देखते हैं। अप्रहत भूमि। अप्रहत भूमि क्या होता था? बिना जोती गई भूमि, जैसे जंगल की जमीन जो होती थी अप्रहत भूमि होती थी। गोचर क्या होता था? चरगाह भूमि, जहाँ पशु चरा करते थे उस तरह की जमीन को गोचर कहते थे। अप्रदा भूमि। अप्रदा भूमि क्या होता था? जो विवादास्पद भूमि होती थी, जिस जमीन पे विवाद चलता था उसे अप्रदा भूमि कहते थे। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया गया। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया गया था। कपड़ा निर्माण में प्रमुख उद्योग थे। कपड़ा निर्माण गुप्त वंश का प्रमुख उद्योग था। कपड़ा निर्माण गुप्त वंश का प्रमुख उद्योग था। तो गुप्त वंश का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा था? कपड़ा निर्माण। ठीक, गुप्त वंश में कुछ बंदरगाह थे, पूर्वी तटीय बंदरगाह, एक पश्चिमी एक पूर्वी तटीय बंदरगाह होते थे। तो पश्चिमी तटीय बंदरगाह में भड़ौच, क्रैम्प, पोल, ब्राह्मण, ये सब पश्चिमी तटीय बंदरगाह थे। और पूर्वी तटीय बंदरगाह कौन सा था?
ताम्रलिपि, एहसाला, ये दोनों पूर्वी तटीय बंदरगाह थे, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। व्यापारियों का समिति को निगम कहते थे। व्यापारियों का जो समिति होता था, व्यापारी समिति बनाते थे, उस समिति को निगम कहा जाता था और इसके अध्यक्ष को श्रेष्ठी बोला जाता था। व्यापारी जो समिति बनाते थे उसे निगम कहते थे और समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। और व्यापारियों के समूह को सार्थ कहते थे। समिति अलग होता था, समूह अलग, तो व्यापारियों का समूह जो होता था उसे सार्थ कहते थे और इस सार्थ का जो अध्यक्ष होता था उसे सार्थवाहक बोला जाता था। तो समूह जैसे हो गया, तो 4 व्यापारी मिलकर कोई व्यापार कर लिया, कोई स्कूल खोल दिया, कोई हॉस्पिटल खोल दिया, तो ये ऐसे समूह होते थे। और सामाजिक गतिविधियों को देख लेते हैं थोड़ा। गुप्तकालीन समाज परंपरा 4 वर्गों में बटा था। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्गों में बटा था और चारों वर्णों का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया था। पहले क्या था कि वर्ण व्यवस्था थी जो कर्म के आधार पर 4 वर्णों में बटा था, लेकिन अब क्या हो गया था कि 4 वर्णों में बटे तो थे लेकिन कर्म न होकर जन्म के आधार पर। जैसे कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा, शूद्र का पुत्र शूद्र होगा, तो जन्म के आधार पर हो गए थे। वर्ण विभेद शुरू हो गया था। वर्ण विभेद मतलब जैसे कि गांव में होता है, जैसे यादव टोला, धोबी टोला, ऐसे ऐसे हो गया था, चौहान टोला, तो वर्ण विभेद शुरू हो गया था। गुप्तकालीन ग्रंथों चारों वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों का विधान था। गुप्तकालीन ग्रंथों में चारों वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों का विधान था। न्याय संहिता के अनुसार ब्राह्मण की परीक्षा जो है तुला से करते थे। ब्राह्मण की परीक्षा मतलब ब्राह्मण की तुलना जो है तुला से किया गया। किसके अनुसार? न्याय संहिता के अनुसार। और क्षत्रिय की जो तुलना की गई वो अग्नि से की गई। वैश्य की तुलना जो की गई जल से की गई और शूद्र की तुलना विष से की गई। इससे पता चलता है कि शूद्र की स्थिति अभी भी ठीक नहीं थी। ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य क्या था वो जान लेते हैं। अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ कराना, दान देना और लेना, जो इस समय भी मुख्य कार्य है, वही मुख्य कार्य गुप्त वंश में भी ब्राह्मणों का था। शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था तथा उन्हें रामायण और महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया था। पहले क्या था कि शूद्र रामायण महाभारत पुराण न पढ़ सकते थे न सुन सकते थे, लेकिन अब सुनने की अनुमति मिल गई थी, वो सुनने का अधिकार मिल गया था, वो सुन सकते थे। चंडालों को समाज में स्थान चारों वर्णों से नीचे था। चंडाल जो थे उनका स्थान जो था शूद्र से भी नीचे था। फहान के अनुसार चंडाल शहर से या नगर से बाहर निवास करते थे। फहान ने अपने विवरण बताया है कि चंडाल जो थे या तो शहर से बाहर रहते थे और अगर नगर है तो नगर से बाहर रहते थे, उसको समाज से बाहर रखा जाता था। अब आगे देखते हैं। गुप्तकालीन अभिलेखों में कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। कायस्थ वही श्रीवास्तव। तो गुप्तकालीन अभिलेखों में कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। भूमि और भू राजस्व के स्थानों के कारण इस कायस्थ जाति की जन्म हुई थी। भूमि और राजस्व के स्थानांतरण का कायस्थ जाति का जन्म हुआ था। कायस्थ का मुख्य काम क्या था? लेखन करना, लेखा गणक करना, गणना करना, आय व्यय के साथ वे भूमि के अधिकारी भी थे। मतलब कायस्थों का मुख्य काम अकाउंटिंग का था। ठीक, आगे देखते हैं। मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुप्त वंश की जो मुद्राएं हैं उसे अभिलेखों में दिनार कहा गया है।